Good morning, sir. Okay, so we'll good morning, good morning. So we will discuss some important concepts of teaching aptitude and उसके बाद हम लोग 35 important MCQ भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है? So स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. सर ऐप में कैसे ज्वाइन होना है? ऐप इस क्लास के बाद ना मैं आप लोगों को एक गूगल मीट करके मैं बता दूंगा आप लोगों को। एक्चुअली आपको OTP चाहिए होगा, ठीक है? तो मैं बताऊंगा आपको क्लास के बाद, ठीक है? जो लोग नहीं है उसमें। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ओके। सो सी, ये जो हम डिस्कस करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जो जो चीज आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है? देखो, अगर हम लोग बात करेंगे RICEE के हिसाब से, ठीक है? RICEE के हिसाब से बात करेंगे तो उसमें क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही जनरल अवेयरनेस आता है। क्लियर है? ये सुनो, क्लियर? ये सुन, आई एम ऑडिबल ना? यस सर। हाँ। हाँ, तो RICEE में क्योंकि सिर्फ 3 सब्जेक्ट है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही जनरल अवेयरनेस आता है, लेकिन CUET, BEd, ठीक है, और NCET, इसमें जो है जनरल टेस्ट के अंदर जनरल अवेयरनेस है, ओके? और इवन NCET के टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जो है जनरल अवेयरनेस एक है। NCET टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 एक है, एंशिएंट ज्ञान परंपरा वगैरह वगैरह जो है ना, उसमें जो है ये काम में आएगा। CUET BEd में जनरल नॉलेज में सेकेंड यूनिट, ठीक है? CUET BEd में यूनिट 2, NCET टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 और जनरल टेस्ट, और RICEE टीचिंग एप्टीट्यूड, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है, हम लोग डिस्कशन करें कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला चीज है आपका आर्टिकल 21A, फंडामेंटल राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आर्टिकल 21A। नेक्स्ट, आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 के हिसाब से अपना इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 45 के हिसाब से DPSP है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल मिला है किसको? स्टेट को, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट को मिला है कि आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। तो ये एक्चुअली 3 से 6 साल का होता है, 3 से 6 साल, 3 से 6, ठीक है? बिलो 6 ईयर्स हम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 51A क्लॉज नंबर के या 11th क्लॉज, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी स्वरण सिंह कमेटी के हिसाब से दिया गया था, और यहाँ पे पेरेंट्स और गार्डियन को बोला गया है कि अपने बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है? चाइल्ड लेबर ना कराएं या एजुकेशन से वंचित ना करें, मतलब स्कूल भेजना मैंडेटरी है, ड्यूटी है उनका। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2002 में ऐड किया गया था।
एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके हिसाब से एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, अभी कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जो है पक्का बनेगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, हाँ देखो 3 तरह का लिस्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एक होता है स्टेट लिस्ट, तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट होता है, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो यूनियन लिस्ट है इसमें क्या आता है कि देखो हमारा ना फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरल सिस्टम, पावर डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सेंटर को जो पावर मिला है वो यूनियन लिस्ट में है, स्टेट को जो पावर मिला है जो चीज के ऊपर काम करना है वो स्टेट लिस्ट में है। और जहां पे ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जहां पे दोनों को मिल के काम करना चाहिए, जैसे एजुकेशन, वो जो है तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। यूनियन में तुम्हारे से मिलिट्री, डिफेंस, ये तुम्हारा यूनियन लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में पुलिस, स्टेट पुलिस देखना, उड़ीसा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ऐसा लिखा होता है, लेकिन इंडियन आर्मी, उड़ीसा आर्मी नहीं लिखा होता, इंडियन आर्मी। तो आर्मी तुम्हारा यूनियन लिस्ट में आता है, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट तुम्हारा जो है, क्योंकि दोनों को इंपॉर्टेंस यहाँ पे देना पड़ेगा, तो वो जो तुम्हारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। क्लियर है? देखो मैंने जो लास्ट क्लास में ना मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ना अगर हमको कुछ ड्यूटी मिलता है, ठीक है, सॉरी हमको कुछ राइट्स मिलता है, अगर हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलता है तो उसके साथ साथ हमको कुछ ड्यूटी भी मिलेगा। और जो राइट्स जो मिलता है वो फुलफिल कौन करेगा? हु विल फुलफिल द ड्यूटीज, राइट्स। अब देखो स्टेट का मतलब, यहाँ पे जब हम स्टेट बोलते हैं ना तो स्टेट का मतलब कंट्री ही होता है, नेशन होता है। जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे स्टेट बोलते हैं तो वो कंट्री ही होता है, या गवर्नमेंट बोल सकते हो। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट होता है। अब देखो हमको फंडामेंटल राइट्स मिला है कि हम लोग जाके स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं फ्री एंड कंपल्सरी है 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को। अब कौन प्रोवाइड करेगा ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? स्टेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमको मिला है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के हिसाब से। अब स्टेट को डायरेक्टिव मिला है कि आप 45 आर्टिकल के हिसाब से बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ECC भी है इसमें, जो 6 to 14 तो है, उसके साथ साथ 3 to 6 भी है, मतलब बिलो 6 ईयर के बच्चों को भी प्रोवाइड करना है। और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी कुछ ड्यूटी दे दिया गया है कि आप भी अपने बच्चों को भेजो। तो 3 चीज है, कुछ राइट्स मिला है तो कुछ ड्यूटी भी मिलेगा, और स्टेट को कुछ उसका डायरेक्टिव भी मिलेगा, डायरेक्शन के हिसाब को करना है। क्लियर? ओके, 45 स्टेट को डायरेक्शन मिला है, हाँ डायरेक्शन मिला है, यस। ओके, अब देखो हमारा जो लाइक एनसीईटी में पहला यूनिट है तुम्हारा एंशिएंट ज्ञान परंपरा से लेके अभी तक की जो रेगुलेटरी बॉडी जो उसके बारे में थोड़ा सा, और इवन CUET एग्जाम में भी ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञान परंपरा से रिलेटेड। तो हम लोग पहले एपेक्स बॉडी देख लेते हैं, कौन कौन सा बॉडी है और क्या काम करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म पूछ सकता है, UGC का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि कोऑर्डिनेट करता है और मेंटेन करता है फॉर द स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को कोऑर्डिनेट और मेंटेन करता है, ओनली फॉर हायर एजुकेशन, रिमेंबर दिस थिंग। दूसरा है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या करता है? प्लान डेवलपमेंट एंड टेक्निकल्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को AICTE देखता है। तीसरा है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो जो इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो, 2 ईयर बीएड करना चाहते हो, MAd करना चाहते हो, बस सब कुछ इसी के अंदर आएंगे, जिसका नाम है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को देखने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है NCTE है, ठीक है। बीएड MAd सब कुछ, इंटीग्रेटेड बीएड सब कुछ। ये जैसे अभी NCET का एग्जाम, ये NCET का एग्जाम भी NCTE ही कंडक्ट कराता है, बट उन्होंने कंडक्टिंग अथॉरिटी NTA को बनाया हुआ है, बट इसको एक्चुअली संभालता कौन है? NCTE, ठीक है। तो NCTE क्या करता है? स्टैंडर्ड चेक करता है। अगर कोई कॉलेज फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है बीएड प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको हटा दिया जाता है। NCTE अपना अप्रूवल हटा देता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब वो आंध्रा बीएड करने जाते हैं, वो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे आंध्रा बीएड करने जाते हैं या रायपुर, इस तरह के जो डिस्टेंस बीएड करने जाते हैं, उनको पता नहीं होता, बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं वो उनको ठग लेते हैं कि ये कॉलेज में तुमको कम पैसे में मिल जाएगा। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है, वो कॉलेज NCTE से अप्रूव नहीं होता है, पहले हुआ होता है, जिसका डॉक्यूमेंट दिखा के बेवकूफ बना देते हैं। रिसेंटली वो अप्रूवल रिवोक कर दिया गया होता है, तो उस केस में क्या होता है, आप कहीं जॉब नहीं मिलेगा, वो बीएड का कोई वैलिडिटी ही नहीं रहता। रिसेंटली मुझे एक जगह से एक कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने कॉल किया था कुछ
कुछ महीने पहले, उन्होंने बताया था कि सर हमारे यहाँ के बच्चे बहुत दिक्कत में हैं, आप थोड़ा पढ़ाइए उनको आरआई और इन सब के बारे में। तो मैं बोला सर क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि सर आंध्रा बीएड करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो दलाल है, मतलब दलाल बोलते हैं उनको, एजेंट, ठीक है, वो लोग बच्चों को ठग दिए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं और ऐसा ऐसा बात है, आप थोड़ा उनको गाइड कीजिए। मैं बोला ठीक है, आप लोग पहले एनसीटी का अप्रूवल चेक करो, एनसीटी का वेबसाइट से अप्रूवल चेक होता है, फिर वो सब पाया गया कि वो सारे कॉलेज में एनसीटी अप्रूवल है ही नहीं, ठीक है, तो बच्चों का फ्यूचर नुकसान, पैसा 1 लाख 2 लाख जो भी है बर्बाद हो गया, जाना आना 2 साल पूरा। तो इसीलिए ये एनसीटी ही तय करता है कि कौन कॉलेज एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉर व्हाट? ये एकेडमिक एडवाइजर है, पूरा गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, किताब बनाना है, टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, सब कुछ एनसीईआरटी करता है। तो एकेडमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड इट प्रिपेयर स्कूल करिकुलम। ये एनसीएफ भी बनाता है, स्कूल करिकुलम बनाता है, स्कूल के लिए टेक्स्ट बुक भी बनाता है और स्कूल के लिए टीचर्स भी बनाता है एनसीईआरटी, ठीक है, क्लियर। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जैसे आप लोगों को पता है, बहुत सारे आप जो लोग आरआई का तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का कॉलेज होता है आरआई, ठीक है, और आरआई का मतलब होता है रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन। अभी एनसीईआरटी एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा कुछ महीनों के अंदर, तो इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, आरआई से हट के नाम हो जाएगा एनसीईआरटी कैंपस हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी डैश कैंपस। जैसे फॉर एग्जांपल आरआई भुवनेश्वर है, तो आरआई भुवनेश्वर का नाम हो जाएगा एनसीईआरटी ईस्टर्न कैंपस, एनसीईआरटी ईस्टर्न कैंपस। भोपाल का नाम हो जाएगा एनसीईआरटी तुम्हारा सेंट्रल कैंपस। अजमेर का नाम हो जाएगा एनसीईआरटी वेस्टर्न कैंपस। मैसूर का नाम हो जाएगा एनसीईआरटी सदर्न कैंपस। इस तरह से जो है अभी एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी बन जाएगा, तो आरआई में जो लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं वेरी लकी, ठीक है। तो नैक, नेक्स्ट है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका काम क्या होता है? ग्रेडिंग एंड एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ग्रेड देना, ठीक है, मतलब ए प्लस, ए प्लस, तुम्हारा बी प्लस, इस तरह से ग्रेड मिलता है, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, इस तरह से ग्रेड देता है और एक्रेडिटेट करता है। मतलब वही सेम चीज है कि उनको जो है प्रॉपर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मार्किंग करता है कि कौन बेस्ट है, कौन कैसा है, मार्किंग करता है नैक। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब हम लोग एंशियंट ज्ञान परंपरा का क्या सिस्टम चल रहा था, एक तो मैंने क्लास लिया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि पहले का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, अभी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ऑलरेडी मैं ये क्लास ले चुका हूँ। मैं जब तुमको ये एक जो ट्रेंड में समझा रहा था, रिसेंट ट्रेंड्स, उस टाइम में मैंने तुमको समझाया था पास्ट में क्या सिस्टम था एंशियंट में और अभी मॉडर्न में क्या है, ठीक है, ये दोनों में समझा चुका हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान परंपरा का जो है ट्रेंड बता रहा हूँ, कैसे क्या हुआ है, जो है ईयर बाय ईयर कैसा क्या चेंजेस हुआ है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला है इवोल्यूशन टाइमलाइन एंशिएंट टू मॉडर्न। एंशिएंट और मिडिवल, जिसको हम ज्ञान परंपरा वाला फेज कहते हैं, उसमें जो फोकस था वो देखो, वो वैदिक पीरियड हुआ करता था, वैदिक पीरियड। तो उसमें फोकस उपायन या इनिशिएशन के ऊपर था, इनिशिएट करना। और वहां पे जो बच्चे पढ़ते थे उसको गुरुकुल सिस्टम कहा करते थे, जहाँ पे गुरु जो है सबसे ऊपर है। टीचर सेंटर एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, ये टीचर सेंटर था। टीचर जो बोलेंगे बच्चे वही करेंगे, ठीक है, टीचर सेंटर एजुकेशन सिस्टम था यहाँ पे। और यहाँ पे जो है तुम्हारे सिर्फ यहाँ पे कास्ट बेस्ड सिस्टम भी था, ठीक है, कास्ट बेस्ड, कि सिर्फ जो है तुम्हारे पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे तक्षशिला मेडिसिन और स्टेट क्राफ्ट के लिए है। और यहाँ पे चाणक्य का नाम आप याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका रोल है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है नालंदा, महायाना बुद्धिज्म और लॉजिक के ऊपर इनका स्टडीज देते थे। और वल्लभी हिनायना बुद्धिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है इनका ये रहता था। तो तक्षशिला मेडिसिन और स्टेट क्राफ्ट, जो तुम्हारे चाणक्य नीति हम लोग बोलते हैं, कैसे देश को संभालना चाहिए, महायाना बुद्धिज्म लॉजिक और नालंदा में, और हिनायना बुद्धिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन वल्लभी में था। बस इसको याद कर लेना, ठीक है। कॉलोनियल एरा, जहां पे इंग्लिश का फाउंडेशन हुआ 1835 को आपको याद करना है। मैकुलस मिनट आया था, जहां पे इंग्लिश को जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह उन्होंने जो है क्या किया था, स्टार्ट करने का फैसला लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैकुलस मिनट, ठीक है, मैकुलस मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगेन इंपॉर्टेंट है वुड्स डिस्पैच, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी वुड्स डिस्पैच को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब इंडियन एजुकेशन कहते हैं। उनके हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से, वो ये इसको उन्होंने मैग्ना कार्टा बोला। मैग्ना कार्टा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो है डिस्पैच था, या एक तरह से लेटर था, एक तरह से ऑर्डर था,
फॉर इंडियन एजुकेशन। 1882 में हंटर कमीशन आया था, जिसमें फोकस प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। पहले ये लोग प्राइमरी को ज्यादा फोकस करते थे, फिर सेकेंडरी को भी यहाँ पे फोकस जो है बढ़ाया गया। फिर जो अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस का देखें, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा उतना उतना रखा गया, स्टोरी में जाएंगे तो बहुत लंबा स्टोरी है। तो यहाँ पे 1948 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी शिफ्ट जब हुआ, मतलब ब्रिटिश के हाथ से हमारे हाथ पे जब आया, तो सबसे पहला जो कमीशन हुआ था राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, राधाकृष्णन कमीशन, जिसको राधाकृष्णन कमीशन ने यूजीसी का फॉर्मेशन के लिए बात किया था। ठीक है, अब देखो यूजीसी का फॉर्मेशन ईयर भी तुमको पूछ सकता है। ठीक है, यूजीसी का फॉर्मेशन ईयर भी तुमको पूछ सकता है, तो ये हम देख लेते हैं। यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप अगर क्वेश्चन पूछे तो आप जो है अगेन डेफिनेटली आपको ये जानना चाहिए। 1940 यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट, देखो यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट जो है दिसंबर 20 1953 में हुआ था बाय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये जो बना था 1948 में, जब तुम्हारा जो राधाकृष्णन कमीशन में बोल रहा था ना, इसको याद रखना, लिख लो। राधाकृष्णन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, राधाकृष्णन कमीशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ही बोलते हैं राधाकृष्णन कमीशन। 1948-49 में इनका ये आया था। ठीक है, और ये इनके हिसाब से, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से यूजीसी बना है। कब बना है? दिसंबर 28 1953 को बना है। ठीक है, यूजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और उसका रीजनल ऑफिस भी अलग अलग जगह पे है। पहला चेयरमैन जो यूजीसी के थे वह शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो पहला चेयरमैन थे। पर्पज क्या है यूजीसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रांट्स प्रोवाइड करना रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को। क्लियर है? ये सुनो, ये यूजीसी के बारे में हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो राधाकृष्णन कमीशन, जिसको हायर एजुकेशन तुम्हारा सॉरी यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा कोठारी कमीशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1964 से 66 के बीच में कोठारी। यस, तो ये जो कमीशन वगैरह जो बन रहा है, मतलब जो नैनी राधाकृष्णन कमीशन, तो ये क्या मतलब राधाकृष्णन के यस यस यस, जो इस कमीशन को हेड करते थे उनके हिसाब से ये कमीशन का जो ये होता है। जैसे यहाँ पे देखो, कोठारी कमीशन का हेड डीएस कोठारी थे। ठीक है, राधाकृष्णन कमीशन के हेड जो है राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, और जब इनके कमीशन के चेयरमैन यही थे। अब यूजीसी का चेयरमैन पूछेगा तो वो तुम्हारे शांति स्वरूप भटनागर है, लेकिन राधाकृष्णन कमीशन के चेयरमैन कौन था पूछेगा तो राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनके नाम, जो चेयरमैन होते हैं उस कमीशन के, उनके नाम के हिसाब से वो ये रहता है। ठीक है, कोठारी में भी कोठारी डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी उनका नाम था, वो इसका हेड करते थे। 10+2+3 सिस्टम और 6% जीडीपी होना चाहिए एजुकेशन में, ये इन्होंने बोला था। कोठारी कमीशन स्पेसिफिकली पढ़ना भी चाहिए हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। आज तक ये 6% जीडीपी इंडिया कोई भी बजट में नहीं लाया है, 3%, 2.5% इस तरह से चलता है। नेक्स्ट तुम्हारा नेशनल एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसके बाद सीधा 2020 में आया। गूगल का शो कर रहा है, गूगल का शो कर रहा है? अच्छा, एक सेकंड। ओके, अभी दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, ओके। सो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में आया था। ठीक है, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को फोकस किया गया था। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आपका क्वेश्चन पूछता है, क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लैक बोर्ड सेटअप करने के बाद एक तरह से आप समझ सकते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के बारे में ये फोकस था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया था और थोड़ा सा सुधार हुआ था 1992 में। बहुत लोग सोचते कि 1992 में भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, लेकिन नहीं आया था। अभी तक सिर्फ जो है 1968 में आया था, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। दूसरा जो तुम्हारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आया था। ठीक है, और उसकी सीधा बात तीसरा है, ये 2020 में आया है। ठीक है, क्लियर? तो 1992 में कोई नई पॉलिसी आया था, ये तुम्हारा क्या प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसको बोलते थे, इसमें कुछ सुधार किया गया इसमें 1986 में। देन प्रेजेंट जो तुम्हारा एनईपी है, इसमें 10+2 सिस्टम को 5+3+4
वाला पॉलिसी किसके रिकमेंडेशन है? देखो कोठारी सबसे पहला चीज है, आपको 68 वाला भी आपको जानना चाहिए, 64 66 में जो कोठारी कमीशन हुआ था। फिर तुम्हारा एनईपी, देखो ये भी आप पढ़ लेना, एनईपी 1968 वाला भी आपको पढ़ना है, थोड़ा बहुत नॉलेज वहां पे हो जाएगा। ये तो तुमको पता है कि कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन से आया था, ठीक है। ये देख लो, इसमें और भी क्या क्या चीज हुआ था। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को फोकस किया गया था, लैंग्वेज पॉलिसी बना था, टीचर डेवलपमेंट को फोकस किया गया था, बहुत सारा चीजें। तो ये कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन से आया था। अब एक्चुअली 1986 का जो पॉलिसी है ना, वो किसी के रिकमेंडेशन, ऐसे किसी पर्टिकुलर इसके रिकमेंडेशन नहीं आया था, ठीक है। अगर आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। 1986 तुम अगर देखोगे तो तुमको नहीं मिलेगा कि एक्चुअली कौन इसके किसके रिकमेंडेशन से आया था। एक्चुअली ये सीधा गवर्नमेंट का ही काम था, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने किया था। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा गया है कि ये जो तुम्हारा इंट्रोड्यूस हुआ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। कोई भी इसमें जो है ऐसा कुछ ऐसा रोल नहीं था, मतलब कोई कमीशन नहीं बनाया गया था, सीधा राजीव गांधी जी ने किया था। तो इसका एम था टू मॉडर्नाइज डेमोक्रेटिक इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस इंडिया। तो इसमें स्पेसिफिकली ऐसा कुछ किसी का जो है नाम नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया है। यस बोलो, अगर ऐसे हम ढूंढेंगे तो भी हमको नहीं मिलेगा वैसे। ऐसे उसके बाद एक्चुअली एक आया था मुदलियार कमीशन या समथिंग, ठीक है। 1986 पॉलिसी वॉच, हाँ क्या हुआ? देखो अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो आप माइक ऑफ कर सकते हो, नहीं तो अच्छे से बोलो। देखो ये अगर तुम ऐसे ढूंढते हो तो भी एज सच आपको नहीं मिलेगा कि पर्टिकुलर किसी कमीशन के हिसाब से नहीं बनाया गया था। कोठारी कमीशन जो 1964 से 66 के हिसाब से बनाया था वो लास्ट कमीशन था। तो 1986 वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी सच कमीशन, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज याद रखना। लेकिन उसके बाद 1986 के बाद जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन था 1982, उसमें कुछ कमीशन थे। 1992 का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, ये जो तुम्हारा था, इसमें आई थिंक तुम्हारा जो मुदलियार कमीशन था उसके रिकमेंडेशन से किया गया था, ठीक है। रामामूर्ति कमीशन भी था, ठीक है। तो ये आपको बस कोठारी कमीशन याद रखना है, यहाँ पे ये सब नहीं है। ओके, स्क्रीन दिख रहे हैं? हाँ, अब देखो नेक्स्ट देखो, HECI अभी क्या है, बनने वाला है, प्रपोज सिंगल रेगुलेटर टू रिप्लेस यूजीसी एंड AICTE। यूजीसी को हटा देंगे, AICTE को हटा के एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे, HECI, ठीक है। मेरे हिसाब से ये सब अच्छा काम कर रहे थे, रहने देना चाहिए, बट एनीवे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लाइक कंसोलिडेट द पावर, मतलब एक तरह से पावर शेयरिंग कम हो रहा है, ठीक है। ABC क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलते हैं हम लोग, ये फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसको अपार आईडी भी कहा जाता है, अपार आईडी भी कहा जाता है, ठीक है। ABCID को अपार आईडी भी कहा जाता है, ठीक है। अब परक क्या होता है? परक नेशनल तुम्हारा न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ये परक का भी पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। परक का फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज जो है ये परफॉर्मेंस असेसमेंट के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट के ऊपर फोकस करता है, तो उसका नाम भी परक, उसका नाम भी उस हिसाब से है, ठीक है। तो परक का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा परक का फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये परक का फुल फॉर्म है। यहाँ से जो है तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारा, अभी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में देखेंगे। तो तुम्हारा तक्षशिला या तक्षशिला जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी है, वो अभी के पाकिस्तान रावलपिंडी में है। पहले तो इंडिया एक था पूरा, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब इंडिया। हाँ सर, जो नवोदय स्कूल एस्टैब्लिश हुआ है 1980 से ना, राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तक्षशिला या तक्षशिला पाकिस्तान में फिलहाल है, पहले तो इंडिया का ही पार्ट था। ये कब बना था इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्या प्रोवाइड करता है, आयुर्वेद, मेडिसिन, लॉ, ये सब। और इसमें जो स्कॉलर हैं जो पढ़े हैं, चाणक्य, कौटिल्य या चरक, पाणिनि, जीवक, ये सब यहाँ पे पढ़े हैं। नालंदा में जो कि बिहार राजगीर में अभी भी अवेलेबल है, वहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। महायान बुद्धिज्म, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया जाता था।
आर्यभट्ट, हुएंगसांग और धर्मपद, ये सब धर्मपाला ये सब वहां के स्कॉलर हैं, पढ़े हैं। एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, अगेन वो भी बिहार भागलपुर में है। पाला डायनेस्टी, धर्मपाला ने इसको बनाया था 8th सेंचुरी में। वज्रायन बुद्धिज्म, तंत्र और फिलोसफी पढ़ाया जाता है। अतिशा दीपांकर एक इनका फिलोसफी एक स्कॉलर हैं जो यहाँ पढ़े हैं। इन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में फैलाया था। फिर वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात सौराष्ट्र में है, मैत्रक डायनेस्टी ने बनाया था। हिनायना बुद्धिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ को ये यहाँ पे पढ़ाया जाता था। गुना माटी, सिरा माटी, ये सब यहाँ पढ़े हैं, ठीक है, और ब्यूरोक्रेट्स हैं। देन उदंतपुरी बिहार शरीफ में ये है। पाला डायनेस्टी गोपाला ने बनाया था। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर यहाँ पे पढ़ाया जाता था। और यहाँ पे जो है ये सर्व एज मॉडल फॉर द साम्य मोनास्ट्री इन तिब्बत का जो है हिसाब से बनाया गया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारा है, ये सब एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये सब समझाने वाला कुछ इसमें है नहीं। इवोल्यूशन ऑफ एकेडमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो अभी के हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4 सिस्टम, ठीक है, मतलब 5 साल का फाउंडेशन स्टेज जहाँ, हाँ आने वाला है आया नहीं, आने वाला है, ठीक है, आएगा नहीं आया है अभी तक। ऐसा कुछ गवर्नमेंट जो टाइमलाइन देता है एग्जैक्टली वो टाइमलाइन में हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का टाइम 2021 था, लेकिन बना 2023 में। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे बनेगा, लेकिन वो नहीं बनेगा, इसलिए टाइमलाइन मत सोचो, ठीक है। आने वाला है, प्रपोज्ड है, ठीक है, नॉट ईयर इज नॉट प्रपोज्ड। हाँ हाँ है, लेकिन बना नहीं है, जब बनेगा मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा फाउंडेशन स्टेज 5 साल का है, 3 साल का आंगनवाड़ी और तुम्हारा 2 साल का तुम्हारा जो है तुम्हारा क्लास 1 और 2 होता है। ये प्री स्कूल या बाल वाटिका कहते हैं 3 साल, और 2 साल तुम्हारा क्लास 1 और 2। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का है, जो तुम्हारा क्लास 3 से 5 तक है। एज भी देख लेना, ठीक है, एज तुम्हारा 8 से 12 है। मिडिल स्टेज जो है तुम्हारा 6 से लेकिन 8 तक के है, 11 से 14। और यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन का स्टार्टिंग और कोडिंग यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जाएगा 6 से 8 तक। वोकेशनल एजुकेशन और कोडिंग यहाँ से सिखाना स्टार्ट किया जाएगा 6 से 8 के बीच में। और लास्ट जो तुम्हारा स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है, 4 साल का, 9 से लेकर 12, 14 से लेकर 18 ईयर्स तक का। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगा, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है स्ट्रीम में, मतलब आप जो है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों मिला के भी ले सकते हो। फिजिक्स प्लस ज्योग्राफी प्लस अकाउंटेंसी, ये साइंस का है, ये आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, ऐसा कॉम्बिनेशन भी आप चाहे ले सकते हो, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा आगे। ये धीरे धीरे हो रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बताया, तो जैसे आप बोले अभी कि सर 2020 का है ना ये, हाँ ये 2020 का है, बट एनईपी का जो तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन 2030 तक रखा गया है, ठीक है, 2030 तक रखा गया है। एनईपी जो धीरे धीरे करके रिकमेंडेशन होगा और वो 2030 में जाके जो है अच्छे से रिकमेंडेशन तुम्हारा जो है इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जो 2030 में जाके तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब नेक्स्ट देखो हायरार्की के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो करंट लैंडस्केप इज मूविंग टुवर्ड्स लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, लाइट है लेकिन टाइट है, एक तरह से ना पावर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया जा रहा है। तो क्या क्या है, अगर हम हायरार्की के हिसाब से देखेंगे तो सबसे नीचे आता है जनरल एजुकेशनल काउंसिल, जो स्टैंडर्ड सेटिंग करता है। उसके ऊपर है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, एक्चुअली जो यूजीसी का काम करता था, अभी ये होने वाला है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो फंडिंग करेगा। नैक क्या करता है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, ये क्या करता है, ये तुम्हारा एक्रेडिटेट करता है, मतलब तुम्हारा जो मार्किंग करता है, ये A+ है, ये है। और सबसे ऊपर तुम्हारा है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट, तुम्हारा ये सबका फुल फॉर्म आप लोग को जानना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग अभी देखो ये नैक जो है ना, नैक कन्वर्ट होके NAC बनने वाला है, ठीक है, जो नैक है ना ये कन्वर्ट होके NAC बन जाएगा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। मतलब करंटली ये सब सजेस्टेड है, अभी तक पूरा बना नहीं है, ये सब सजेस्टेड है। नैक जो है नेशनल एक्रेडिटेशन जो तुम्हारा ये काउंसिल है। नैक का क्या फुल फॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को, हाँ, तो वो जो है, हाँ ये असेसमेंट का काम किसी और को दिया गया, परख को दिया गया है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये काम डिवाइड कर दिया गया। नैक के पास जो है अभी
तुम्हारा NAAC जो है NAC बन जाएगा, वो सिर्फ एक्रेडिटेशन काम करेगा, असेसमेंट नहीं करेगा, परख करेगा असेसमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी उस हिसाब से बन रहा है। अब ये NAC का जो 2 काम था, एक काम परख के पास जो है चला गया है, जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी 2030 तक टाइम है इनके पास, 2030 तक करने का इन्होंने बोला हुआ है। नेक्स्ट देखो, हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और लर्निंग सेंटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक है तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महावीर कहाँ पे है? ये तुम्हारा बिहार में है। ठीक है, मोस्ट आइकॉनिक मोनास्टिक यूनिवर्सिटी है एंशिएंट वर्ल्ड का। 10 टेम्पल्स हैं, 8 कॉम्पाउंड्स हैं। ये 2016 में यूनेस्को में रखा गया था। तक्षशिला रावलपिंडी एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, अभी पाकिस्तान का पार्ट है। 1980 में इसको रखा गया था यूनेस्को के स्टेटस में, हेरिटेज के स्टेटस में। यहाँ पे पर्शियन, ग्रीक, बुद्धिस्ट कल्चर सब पढ़ाया जाता है। वैदिक और बुद्धिस्ट लर्निंग का बहुत बड़ा सेंटर है। देन तुम्हारा अजंता एलोरा केव्स, याद रखना महाराष्ट्र में है। यहाँ पे तुम्हारे फेमस फॉर आर्ट, तुम्हारा जो आर्ट एंड म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। एक्टिव बिहारस यहाँ पे रहते थे, जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, अभी भी लोग रहते हैं, मोनास्ट्रीज है वहाँ पे, मॉन्क्स वहाँ पे रहते हैं, स्टडी करते हैं, डिबेटेड करते हैं। 1983 में इसको यूनेस्को में रखा गया था। ठीक है, अब हम लोग एक और क्विक समरी यहाँ पे देखो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन अभी होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तुम्हारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस के हिसाब से तुम्हारा जो है रखा गया है। अब अगर पूछेगा क्वेश्चन कि 1922 में जो 5+3+3+4 सिस्टम बना है, वो किस स्ट्रक्चर, किस आधार पे बनाया गया है? दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से बच्चों का जो है डिवीजन किया गया है 4 स्टेजेस में। फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 साल का जो उनका मेंटल स्थिति जिस हिसाब से होता है उनको रखा गया है। प्रिपरेटरी में 8 से 11, मिडिल में 11 से 14 और सेकेंडरी में 14 से 18 के बीच में रखा गया है। तो इट इज लाइक फर्स्ट में तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा फाउंडेशन स्टेज में, तो प्ले बेस्ड लर्निंग रहेगा, बच्चों को खेलते खेलते पढ़ाएंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट का स्टार्टिंग होगा। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का स्टार्टिंग होगा। और मिडिल स्टेज में क्रिएटिव थिंकिंग, वोकेशनल इंटीग्रेशन, कोडिंग वगैरह बहुत सारा चीज ऐड होगा। बैगलेस डेज ऐड होगा। यहाँ पे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग या हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट या तुम्हारे जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पे भी होगा, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रैक्टिकल्स। सेकेंडरी में ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगा, चूजिंग द सब्जेक्ट। यहाँ पे कम्प्लीटली तुम्हारे एक तरह से अपने हिसाब से सेल्फ असेसमेंट एज लर्निंग को ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, AAL असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब बच्चे सेल्फ असेसमेंट ज्यादा करेंगे। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा, बहुत सारा चीजें। NEP का वीडियोज आप लोग देख लेना इसके लिए। ठीक है, अब देखो अगर हम ये बॉडीज किसका क्या काम है अगर हम देखेंगे, कौन कंट्रोल करता है, तो 4 है, बिग 4। अभी बिग 4 वर्टिकल्स है जो बनने वाला है। सबसे ऊपर तुम्हारा क्या, HECI मतलब हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके अंदर NHERC होगा, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया है। ये पुलिस का तरह काम करेगा। पुलिस का मतलब जैसे पुलिस जैसे क्या करता है, चेक करता है सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, पुलिस के तरह काम, पुलिस नहीं है, पुलिस के तरह काम करेगा। NAC का काम बस इवैल्यूएट करना है और अकॉर्डिंगली ग्रेड देना है। ठीक है, इवैल्यूएटर का काम करेगा। HEGC क्या करेगा, बैंकर का काम करेगा, मतलब फंडिंग देगा जो UGC करता था। ठीक है, मतलब देखो पहले अलग अलग बॉडी होते थे, UGC, NAAC, ठीक है, तुम्हारा AICTE। अब ये सबको क्या करके एक जगह पे लाया जा रहा है, सबका नाम एक ही जो है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह सब ये काम करेंगे। सब इंडिविजुअली इनको हटा दिया जाएगा। अब ये ही रहेगा और इसके 4 ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ये NHERC होगा। NHERC जो रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा, जो कौन करता था, ये AICTE करता था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब दूसरा NAC, जो NAAC जो काम करता था वो NAC करेगा। ठीक है, HEGC जो UGC जो काम करता था वो HEGC करेगा, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। और GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। ये तुम्हारा ये 4, एक और बॉडी यहाँ पे ऐड किया गया GEC, जो कि एकेडमिक्स दिखेगा, सेटिंग फॉर द लर्निंग आउटकम्स। एक्स्ट्रा बॉडी ये ऐड किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है? आगे ठीक है ना, लिख लो अगर लिख रहे हो तो। ओके
सर ये पीडीएफ एनसीजी की यूनिट 1 पे ये था। राइट राइट राइट, यस, ये तुम्हारा एनसीईटी का जो एग्जाम है उसका यूनिट 1 में आएगा, और सीयूईटी का जो बीएड वाले हैं उनका यूनिट 2 में आएगा। ठीक है, क्लियर है? एनसीईटी यूनिट 1, सीयूईटी यूनिट 2, और आरआई का अगर बात करते हैं तो आरआई सीडब्ल्यू लास्ट यूनिट, आरआई का जो लास्ट यूनिट में आएगा, जनरल एजुकेशन, सॉरी जनरल नॉलेज में लास्ट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आई थिंक इतना ही है इसका। ठीक है, ये इतना ही तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब देखो डिटेल में हम लाइक और भी जो क्वेश्चंस के थ्रू हम जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं, राइट? कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो सीयूईटी बीएड का सेकंड एफएलटी वो आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ में, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। तो जस्ट ए मिनट, यस, एक एक करके बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या क्लास नहीं देखा? आज की क्लास की फास्ट स्लाइड थी। फास्ट नहीं देखा? अच्छा ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना आप। ठीक है, फर्स्ट से नहीं देखा बोल रहे हो ना? ठीक है ठीक है, मैं रिकॉर्डेड भेज दूंगा आप लोगों को। अच्छा देखो, धरो, पहला पहला 35 स्टेट के ना लिखी के जा, इधर भी के ना लिखी, इधर नेक्स्ट है, तुम्हें एग्जाम ना देखे, धरो इधर के चेक करो, धरो, ठीक है, ओके देखो, तुम्हें तुम्हारा धरो, ଆଉ ଜଣକେ ଦେଇଦିଅ, तुम्हारा चेक ही जाइए, तुम्हारा गोटे धरो, तुम्हारा ही निजर टैग है, तो पचके दे दियो। ओके, सो देखो ये क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट? नहीं नहीं रख दियो, दे दो, तुम्हें रखी दो। ओके, सो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ये सुनो, चलो आंसर आंसर करो, एक एक करके बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ? टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या बोले? हाँ हाँ, टेस्ट होने वाला था। मैं अभी आपको यहाँ पे पीडीएफ में शेयर कर दे रहा हूँ। ये 35 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसके बाद आपका ऐप पे भी टेस्ट, यही टेस्ट जो डिस्कशन करूंगा ये भी ऐप पे मिलेगा और न्यू टेस्ट भी मिल जाएगा। पहले ये क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को द एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट, कौन सा सिस्टम है बताओ? पहला क्वेश्चन का आंसर गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा इसको हम लोग कहते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा है। दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस व्हिच बॉडी इज प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है फॉर एजुकेशन सिस्टम? रेगुलेटरी बॉडी आज ही डिस्कस किया है, एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सब लोग आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टूडेंट हु कैन फाइंड मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा जो तुम्हारा पढ़ चुके हैं उसका है। अगर प्रॉब्लम को मल्टीपल वे में सॉल्व करता है, मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस लाता है सिंगल प्रॉब्लम का, इसका मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग। पहले इसको जान लो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, कौन कर सकता है, कौन इंसान डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, क्रिएटिविटी। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है उसको क्रिएटिविटी कहते हैं, अलग अलग तरह से सोचेगा तो वो क्रिएटिव इंसान है। Which method involves students building understanding based on their own experiences? अंडरस्टैंडिंग, देखो ये तो बताओ, आप लोग बताओ, सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो खुद के अंडरस्टैंडिंग से बनाएगा, मैंने बहुत बार बोला आपको एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, एक ऐसी मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, खुद से नॉलेज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जहां पे आर्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं एजुकेशन में, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
यस आंसर दो सब लोग। यस बी यूजिंग आर्ट फॉर्म। अगर हम लोग अपनी पढ़ाई में आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं एकेडमिक सब्जेक्ट में, देखो यहाँ पे वोकेशनल बोला है तो ये नहीं होगा, ड्राइंग डायग्राम्स बोला है तो ये सिर्फ डायग्राम्स नहीं है, या मोर आर्ट टीचर लाना ये भी नहीं है। आर्ट को इंटीग्रेट करना है एजुकेशन में, मतलब यूजिंग आर्ट फॉर्म्स एज ए पाथवे टू लर्न अदर एकेडमिक सब्जेक्ट। तो आर्ट को हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने पढ़ाई में। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, मैंने फॉर में आप लोग क्या बोला था? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल ग्रेडिंग नहीं होगा। फाइनल ग्रेडिंग क्या होता है? समेटिव होता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, एओएल होगा ये, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। रैंकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ये भी क्या है? एक तरह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये सुन लो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि आप जो रैंकिंग दे रहे हो, मेजरमेंट होता है एक्चुअली, ये मेजरमेंट होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में बता दें, मेजरमेंट इसको बोलते हैं हम लोग। मैंने आपको बोला था फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फीडबैक। ठीक है, हम लोग फीडबैक देते हैं, कंपेयर वगैरह हम लोग नहीं करते। कंपेयर वन स्कूल परफॉर्मेंस विद अदर स्कूल, ये भी तुम्हारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में होगा। तो एक ही आंसर है, आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लूसिव इवैल्यूएशन फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स को क्या चाहिए? रिक्वायर्स वर्ड इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। इंक्लूसिव इवैल्यूएशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स रिक्वायर्स, पहला बोला स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब आपका ऊपर से बनाया हुआ टेस्ट, सीबीएसई बना रहा है, यूजीसी बना रहा है, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड मतलब जो सेंटर से बनाया गया टेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स विदाउट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखो इंक्लूसिव एजुकेशन पहले क्या है ये समझना पड़ेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में पीडब्ल्यूडी बच्चे भी रहते हैं, दिव्यांग बच्चे भी रहते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड, ब्लाइंड, हर तरह का स्टूडेंट रहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो फिर तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट काम आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने बोला था इंक्लूसिव स्कूल में हम क्या करते हैं? स्पेशल जो है उनको केयर करते हैं। तो स्पेशल रेफरेंस टू स्टूडेंट स्पेसिफिक नीड्स, अगर हम लोग स्टूडेंट स्पेसिफिक नीड्स और एकोमोडेशंस के हिसाब से टेस्ट करें तो वही इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा ए तो नहीं होगा, बी ठीक लग रहा है। सी पे जाते हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग दिस स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉर्मल, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। चौथा है ओनली यूजिंग ओरल एग्जाम, ओरल एग्जाम भी खाली नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 7 का आंसर भी हो जाएगा बी। Which technique involves students working together to achieve a common learning goal? अब देखो common learning goal बताओ। यस यस, कोऑपरेटिव लर्निंग, बात से ही समझ में आता है कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। टीम टीचिंग में कोऑपरेटिव टीचिंग होता है, ये लर्निंग है तो कोऑपरेटिव लर्निंग, और कोऑपरेटिव टीचिंग होता है, कॉमन टीचिंग होता है तो टीम टीचिंग होता है। आंसर सिंपल। सॉरी, नेक्स्ट देखो, आइसोलेटेड लर्निंग का मतलब बच्चा एक अलग अलग पढ़ेगा, ठीक है, अपना पढ़ाई खुद से करेगा, आइसोलेटेड लर्निंग। ये टीचर एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर मीन व्हाट? फैसिलिटेटर वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया, फैसिलिटेटर मतलब काम को आसान बनाना, इजी, टू मेक द वर्क्स इजी। ओके, so deliver long lectures without interruption, this is lecture, it's not making easy, difficult, boring. Create an environment where students lead their own learning, स्टूडेंट्स खुद का पढ़ाई करेगा, आपको बस क्या करना है, उसके काम को आसान बनाना है। ओनली मैनेज, ओनली जहां पे लिखा होता है ना वो सब तो एक्चुअली गलत होता है। ओनली मैनेज द फिजिकल क्लासरूम फर्नीचर और स्ट्रिक्टली फॉलो द टेक्स्ट बुक पेजेस, गलत है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्रिएट एन एनवायरनमेंट, तो आंसर यहाँ पे बी हो गया। यस यस यस, no, see, the questions level for level 1, level 2 and level 3 are not that much different, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। ओके, this type of questions come, if you see the previous year question paper, you will understand, you will get the material. I think you are a new student, you will get the material very soon and you will just see the questions, previous year questions. We have sent all the previous year question in a separate booklet, so you will get that and you will understand which kind of questions are coming. So based on my 10 years of experience, I can tell you that the questions of all the levels are approximately similar. In fact, the level 3, which is the highest level, are nowadays coming very easier. Why level 3 are coming easier? Because less number of students are appearing for the exam for level 3. Okay, so exams
का जो लेवल है, इस वेरी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेवल इज whatever questions we are discussing, the level of questions will be easier, much easier than this level, whatever questions we are giving to you and you are discussing. So do not worry for that. Okay, questions will be easier as compared to what we give in the test series, because we already believe prepare for the worst. Okay, if you want to get ready for the best, then you have to prepare for the worst. If you want the best result, then आपको worst. तो हम लोग क्या करते हैं, we give little difficult questions. So that's why अगर आप difficult question को अच्छे से समझ जाते हो, we can definitely do the easy ones. So the questions level will be easier than this level for all the three levels. ठीक है? So we have focused on all the three level. We have discussed. See, मैंने 27 questions paper देखा है, 27 question paper, जिसमें 9 क्वेश्चंस पेपर है तुम्हारे लेवल 1 के, लेवल 2 के और लेवल 3 तीनों का. ठीक है, तो इन 27 ईयर्स सब क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस किया है. आफ्टर एनालाइजिंग दैट आई कैन टेल यू दैट दिस थिंग्स व्हाट एवर डिस्कसिंग आर the question that you will get in the exams will be easier than this. Okay, in RI I am telling, in for CUET they are very much unpredictable because NTA will conduct the exam, so sometimes they give like out of the box question, so that's a different thing. That's why I am telling you, like out of 75 for CUET as B.Ed aspirant, if you are getting 50 plus, then it's a very decent score. 50 plus is a decent score, you will definitely get a good college. But कोशिश करना 60 तक जाने के लिए. Handling disruptive behavior, खराब behavior, बदमाशी. Handling disruptive behavior effectively involves what? Option B. Positive discipline and understanding the root cause. Yes, पब्लिक सेमिंग नहीं करेंगे, पब्लिक में बेइज्जती नहीं करेंगे, ये गलत है. Positive discipline and understanding the root cause. Understanding the root cause is most important thing to handle any kind of behavior. Then ignoring the behavior until it stops. ये भी गलत है, इग्नोर नहीं कर सकते. And sending the students out of every class, ये भी गलत है. So we cannot do this also. Okay. Now which is a professional, ये तो हो गया, B हो गया आंसर. Which is a professional characteristics of a teacher? So professional characteristics means what? Yes. Very good. So it is not wealth, it is not physical, it is not number of social media follower. It's ethics of teaching profession. Very simple question. Okay, next, Rights of Person with Disability Act. इसमें लिखा गया है RPWD Act 2016. इसके बारे में हम लोग एक क्लास लेंगे फॉर एनसीईटी के सिलेबस में. ये जो तुम्हारा एक दिया गया है, तो इसके ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा. रिमेंबर, दिस इज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी. ओके, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, लाइक फॉर सीयूईटी, आरआई, फॉर ऑल. आरआई में तो पूछा भी गया है ये पहले, सीयूईटी में भी पूछा गया है. समग्र शिक्षा अभियान इज एन ओवरआर्चिंग प्रोग्राम फॉर व्हाट? किसके लिए किया गया था ये? यस. देखो, जहां पे ओनली होता है ना, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है. वो मोस्ट ऑफ द केसेस, आई एम नॉट टेलिंग ऑल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो रॉन्ग होता है. ओनली वोकेशनल, ओनली प्राइमरी, ओनली हायर एजुकेशन गलत है. पर स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, बिकॉज स्कूल एजुकेशन पूरा सीधा कहां से कहां तक है तुम्हारा, अभी बाल वाटिका से लेके क्लास 12 तक. ये सुनो, मतलब 3 से लेके 18 साल तक अभी हो गया है स्कूल एजुकेशन एनईपी 2020 के हिसाब से. तो आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, इसका आंसर सी है. कर रहे हो ना? हाँ. Which document provide the framework for school education in 2023? बताओ. NCFSC. NCFSC 2023. ठीक है. नेक्स्ट तुम्हारा है, which government initiative is a portal for teacher professional development? टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल है? निष्ठा इज ए टीचर ट्रेनिंग पोर्टल. ठीक है, निष्ठा इज ए टीचर ट्रेनिंग. स्वयं ये सबके लिए है. देखो, इस सबका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, सबका फुल फॉर्म. ठीक है, तो पीएमई विद्या तो नहीं इंपॉर्टेंट है, तो बाकी सबका फुल फॉर्म आ जानो. स्वयं का फुल फॉर्म आरआई, सीडब्ल्यू और एनसीईटी और सीवीटी सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है स्वयं. ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म देखो, स्टडी वेब ऑफ यंग, देखो यंग एंड एस्पायरिंग माइंड होता है, यहाँ पे दिया होगा स्वयं.
स्वयं का फुल फॉर्म, सबका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। स्वयं का फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये स्वयं का फुल फॉर्म है। ये ऑनलाइन कोर्स है फॉर एवरीवन, फॉर स्कूल के लिए भी है, स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसकी किसके लिए? बच्चों के लिए है, स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक तुम्हारा जो है यहाँ पे स्वयं के थ्रू आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। इक्विटी, एसएस, इक्वालिटी, इसके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर वीडियोज, रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट क्विजेस, ऑनलाइन डिस्कशन, डाउट क्लियरिंग सब होता है। और कौन मैनेज करते हैं इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE मिलकर इसको मैनेज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ ये किया हुआ है। सर्टिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और इसके कोऑर्डिनेटर तुम्हारे NPTEL, UGC, CEC, NCERT, NIOS ये सब इसको कंट्रोल करते हैं। बच्चों के लिए स्वयं, ठीक है, ओके। स्वयं इज फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या? यस, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा है निष्ठा। निष्ठा जो होता है ये टीचर्स के लिए होता है, बिकॉज इसका फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म से आपको पता चलेगा। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। हेड मतलब होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और टीचर का होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए पोर्टल है, तो निष्ठा तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, दीक्षा एक फुल फॉर्म है, दीक्षा के थ्रू भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अब दीक्षा क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। दीक्षा, यस, दीक्षा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक तरह से ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ठीक है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जहां पे आप लोगों को जो है टीचर्स को डिजिटल टूल्स मिलता है, होम बेस्ड लर्निंग और मिलता है स्टूडेंट्स को। टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए है, तो हम बच्चों के लिए है, टीचर्स भी उसमें कुछ कुछ कोर्सेज ले सकते हैं। और निष्ठा टीचर्स के लिए है, दीक्षा दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों के लिए दीक्षा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, और PM ई विद्या का तो आई थिंक कोई फुल फॉर्म नहीं होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। PM ई विद्या, टीचर ट्रेनिंग, निष्ठा, यस। प्रधानमंत्री विद्या, हाँ, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये विद्या का कोई फुल फॉर्म नहीं है। PM तो जानते हो, प्रधानमंत्री। ओके, हो गया ये तुम्हारा निष्ठा। निष्ठा हो गया आंसर, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू व्हाट? रिप्लेस टीचर, रिप्लेस कर देगा टीचर को, क्या सपोर्ट करेगा टीचर्स को? हाँ, मेक एग्जाम हार्डर, हार्ड नहीं बनाएगा, ट्रैक स्टूडेंट्स अटेंडेंस बाय GPS। GPS का कहाँ है इसमें यूज है? नहीं है, ये भी नहीं है, तो सपोर्ट होगा आंसर, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर विल बी बी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, which educational philosophy emphasize nature as the best teacher? नेचर बेस्ट टीचर है, कौन बोलता है? नेचुरलिज्म का फिलोसफी है, नेचर इज द बेस्ट टीचर। ये थोड़ा आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर नेचर को बेस्ट टीचर बोले हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, RI में कम पूछता है, बाकी एग्जाम में ये आ सकता है। राइट टू एजुकेशन RTE Act 2009 guarantees free and compulsory education to children of which age group? 6 to 14 age group. Which document introduced the 5+3+3+4 system? Yes, introduce NEP ने किया है, उसके बारे में फर्दर एलाबोरेशन इसने किया है, तो NEP will be the answer because NEP ने, हाँ सर अभी तो 6 to 18 हो गया है ना? 6 to 18 हो गया, लेकिन RT ने क्या बोला था? अभी 3 to 18 हो गया है, अभी 3 से 18 हो गया, किसके बेसिस पे हो गया है? NEP के बेसिस पे। NEP 2020 के बेसिस पे 3 से लेके 18 तक हो गया है, लेकिन RT के हिसाब से कितना है? 6 to 14। ठीक है, RT के हिसाब से कितना है? 6 to 14। RT Act 2009 में जब आया था तो यही बोला गया था, 6 से लेके 14। ओके, NEP के हिसाब से 3 से लेके 18 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बाल वाटिका। NEP का यस, जब NEP से पूछेंगे तो हम लोग 3 to 18 बताएंगे। राइट। NEP से 3 से 18, बाल वाटिका 1 से लेके क्लास 12 तक, तो मतलब 3 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक पूरा तुम्हारा NEP के अंदर है, लेकिन RT के हिसाब से 6 से लेके 14 तक है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा है द NCF FS 2022 स्पेसिफिकली प्रोवाइड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर व्हिच स्टेज? FS फाउंडेशन स्टेज। FS से ही पता चलता है फाउंडेशन स्टेज, क्या प्रिपरेटरी नहीं, फाउंडेशन स्टेज।
अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 सस्टेनेबल डेवलपमेंट तुम्हारा एससीडीजी जो है, एससीडीजी सॉरी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप होता है ये। एससीडीजी का क्या मतलब होता है? सोशियो इकोनॉमिकली, देखो सुपर एफिशिएंट नहीं है, सीनियर एजुकेशन नहीं है, स्पेशल एजुकेशन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप होता है एससीडीजी का मतलब। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एनसीईटी के बच्चों को, उनके सिलेबस में ये है, ठीक है। तो ये एससीडीजी का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ठीक है। Which Indian personality is celebrated for their revolutionary contribution to girls' education? सावित्रीबाई फुले। ओके, सावित्रीबाई फुले जो है तुम्हारे रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन उनका है। इनका जो इनका पति जो थे हस्बैंड, इनका नाम था ज्योतिबा फुले, दोनों मिल के किए थे। इसके ऊपर एक मूवी भी है शायद फुले करके, ठीक है, एक बहुत बढ़िया मूवी है, उसमें पूरा बताया गया है, आप एग्जाम के बाद देख लेना फुले मूवी, ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है। पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द यस साइंस एंड आर्ट्स ऑफ टीचिंग। साइंस एंड आर्ट मतलब कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो होता है पेडागोजी। टीचिंग टू स्टूडेंट्स, एक्चुअली पेडागोजी होता है, एक एंड्रागोजी होता है। एंड्रागोजी मतलब होता है जिसमें हम एडल्ट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, जो अभी बच्चे नहीं हैं, पार कर चुके हैं बच्चे वाला एज, 18 साल पार कर चुके हैं, उसको जब पढ़ाते हैं तो वो एंड्रागोजी कहते हैं। और एक टर्म है ह्यूटागोजी करके, ह्यूटागोजी जब हम खुद पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी, उसको हम लोग ह्यूटागोजी कहते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी इज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तुम्हारा एंड्रागोजी इज फॉर एडल्ट्स, टीचिंग टू एडल्ट्स। एंड फॉर सेल्फ लर्निंग जब होता है सेल्फ लर्निंग, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी ये तो नहीं पूछेगा आपका, वैसे हम जब टीचर ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमको बताते हैं, सिखाते हैं हम लोग, तो ये आप लोगों को बस पेडागोजी और एंड्रागोजी पूछेगा, ये नहीं पूछेगा ह्यूटागोजी। एनीवे बता दिया आप लोगों को। सोशल साइंस पेडागोजी में सोर्स बेस्ड लर्निंग क्या होता है? सोर्स से पढ़ना, सोर्स बेस्ड लर्निंग। तो सोर्स कौन है यहाँ पे? सोशल साइंस का बात कर रहा है, सोशल साइंस में मतलब तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी। यस तो मैप्स जहाँ पे दिया है, आर्टिफैक्ट्स दिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब होता है, हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री एक तुम्हारे यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब से हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं। मेमोराइजिंग डेट्स नहीं है, वाचिंग फिक्शनल मूवीज भी नहीं है, ओनली टीचर, ओनली जहाँ पे दिया होता है ना वो मोस्ट ऑफ द केसेस पे एलिमिनेट होता है, याद रखना, ओनली जहाँ पे दिया होता है। तो आंसर है तुम्हारा बी, एनालाइजिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, व्हिच आईसीटी इनिशिएटिव प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल थ्रू डीटीएच? डीटीएच के थ्रू एजुकेशनल चैनल, हाँ, पीएम ई विद्या चैनल, अभी जो मैं बता रहा था पीएम ई विद्या, ठीक है, ये स्वयं प्रभाव इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, पीएम ई विद्या या स्वयं प्रभाव इसको हम लोग बोलते हैं, स्वयं प्रभाव चैनल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या आपका आवाज एक्चुअली कट रहा है, आई एम नॉट एबल टू लिसन प्रॉपर्ली, कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं देख रहा हूं आपका मैसेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो प्रशस्त, देखो प्रशस्त का फुल फॉर्म भी आपको जानना चाहिए। प्रशस्त इज ए मोबाइल ऐप, ठीक है, प्रशस्त इज ए मोबाइल ऐप, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लो, प्रशस्त, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। प्रशस्त, प्रशस्त का फुल फॉर्म है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। प्रशस्त, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ये एक ऐप है, एनसीईआरटी ने डेवलप किया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन एंड चेकलिस्ट आर डिजाइन्ड फॉर स्कूल टीचर्स to conduct the preliminary screening of children for 21 recognized disability। डिजेबिलिटी के बच्चों को टेस्ट करने के लिए प्रशस्त ऐप बनाया गया है, याद रखना, एनसीईआरटी ने बनाया और डिजेबिलिटी के बच्चों को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से ये 21 रिकॉग्नाइज्ड डिजेबिलिटी को फोकस करता है, ठीक है। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है फॉर्मल असेसमेंट के साथ, बच्चों को अलाउ करता है कि उनका इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू ये हो सके, ठीक है, फायदा हो सके। ओके, तो प्रशस्त क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमने देखा। फिर इसे मोबाइल एप्लीकेशन तो किसके लिए है बताओ? अभी डिजिटल अटेंडेंस नहीं है, क्या? स्क्रीनिंग फॉर डिजेबिलिटी इन द स्कूल एट स्टूडेंट्स, प्री
असेसमेंट, हमने क्या देखा, प्री असेसमेंट स्क्रीनिंग, प्री असेसमेंट स्क्रीनिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, प्री असेसमेंट स्क्रीनिंग फॉर होलिस्टिक, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, तो ये याद रखना, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल, ओके। तो स्क्रीनिंग डिजेबिलिटी इन स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तुम्हारा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईसीटी, साइबर एथिक्स का क्या मतलब होता है, साइबर एथिक्स, द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, एथिक्स स्पीड नहीं होता है, मोरल्स होता है, मोरल प्रिंसिपल्स होता है, हाँ, वो यूजिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी नहीं है, कि बायपास पासवर्ड भी नहीं है। आंसर क्या है, फॉलोइंग द मोरल प्रिंसिपल, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑनलाइन। एथिक्स का मतलब होता है मोरल एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। यस सर, आप प्रीवियस क्लास में आपने जो चैप्टर पढ़ाए थे उसका फर्स्ट पढ़ाएंगे सर? मैं वो आधा हुआ था, मैं उसका फुल वीडियो में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो उसका जो पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया था भेज दूंगा, और आपके साथ फिर डिस्कशन भी कर दूंगा एक बार नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्वयं प्लेटफॉर्म, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, जो है प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर हुम, किसके लिए है स्वयं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर द चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन कोचिंग नहीं है, टीचर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कि स्कूल बिल्डिंग डिजाइन नहीं है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मॉक। व्हिच थिंकर एम्फसाइज्ड इंटीग्रल एजुकेशन, देखो नेचुरल एजुकेशन रविंद्रनाथ टैगोर, इंटीग्रल एजुकेशन का जब बात करते हैं तो श्री अरबिंदो है, क्योंकि श्री अरबिंदो स्कूल का नाम ही होता है श्री अरबिंदो स्कूल ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। आप देखना श्री अरबिंदो स्कूल जितना भी होता है इंटीग्रल एजुकेशन वहां पे लिखा होता है। इंटीग्रल एजुकेशन मतलब सर्व क्या बोलते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट एक तरह से, ठीक है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में श्री अरबिंदो ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट, जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति एजुकेशनल फिलोसफी सेंटर्स ऑन व्हाट, कृष्णमूर्ति का जो एजुकेशनल फिलोसफी है वो सेंटर ऑन फ्रीडम फ्रॉम कंडीशन थिंकिंग एंड फियर। तो कंडीशन थिंकिंग और फियर से बचाना, फ्रीडम, देखो स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी इन स्टूडेंट बिहेवियर भी नहीं होगा, इंडस्ट्रियल वोकेशनल नहीं होगा, ये तुम्हारा जे कृष्णमूर्ति का फ्रीडम फ्रॉम कंडीशन थिंकिंग एंड फियर होगा इसका आंसर, ठीक है, बी, ओके। जे कृष्णमूर्ति कौन है पूछ रहे हो, फिलोसोफर थे सर, हाँ एक फिलोसोफर थे, हाँ, जिद्दू कृष्णमूर्ति, उनका क्या नाम था, जिद्दू कृष्णमूर्ति, एजुकेशनल फिलोसोफर थे, ठीक है। इनके बारे में आप सर्च कर सकते हो गूगल से, आपको मिल जाएगा। देखो नई तालीम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई तालीम या बेसिक एजुकेशन कौन दिए थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन का प्रिंसिपल, हाँ, नई तालीम मतलब खुद से एक तरह से ये क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट है, चरखा चलाओ, जितना जरूरत है उतना करो। बेसिक एजुकेशन का मतलब क्या है, जितना जरूरत है उतना पढ़ाई करो, उतना काम करो। इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस नहीं करते थे गांधी जी। हु इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ द चाइल्ड एज द सन, चाइल्ड एज द सन मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड एज द सन का मतलब क्या है, चाइल्ड अंदर है, बाकी जो प्लैनेट्स है वो चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब टीचर्स नहीं, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर है एक तरह से। चाइल्ड एज द सन का मतलब है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम, और ये किसने दिया था, गिज्जू भाई बधेका एक थे जिन्होंने दिया था, गिज्जू भाई बधेका, ठीक है। तो ये नाम आप बस याद कर लेना, मैं इसलिए क्वेश्चन दिया हूँ बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर सम क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर। ये कुछ यहाँ पे इतना डिटेल में हम लोग नहीं जा सकते, तो यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट, ए टीचर, ये क्या है, क्या बोले, हाँ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। इन प्रीवियस ईयर्स आल्सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम एनसीईटी एंड सीयूईटी। A teacher notices a student has difficulty in reading the blackboard and often bumps into the desk, मतलब पढ़ नहीं सकता है अच्छे से, मतलब डिफिकल्टी इन रीडिंग है उसका। तो कौन सा फ्रेमवर्क इसके लिए सेट होगा, यहाँ पे डिजेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, कौन सा फ्रेमवर्क पूछ रहा है, डेफिनेटली बहुत सिंपल है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। कुछ केसेस में आपको सिम्टम्स के थ्रू आपका डिजेबिलिटी भी पूछ सकता है, ये कौन सा डिजेबिलिटी है, लाइक तुम्हारा डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्फ्रागिया है, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे जो तुम्हारा डिजेबिलिटी वगैरह है। डिजेबिलिटी के ऊपर मैंने क्लास भी लिया था, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। सीडीपी के अंदर वो क्लास है, सीडीपी क्लासेस आपके साथ शेयर किया होगा, वेबसाइट में होगा, देखना आप लोग,
नेक्स्ट, which of the following is a local scheme likely intended to promote girls education as per unit 7? yes, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुम्हारा जो है ये गर्ल्स के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बी, इन एन एक्टिव एंड एंगेज क्लासरूम द प्राइमरी रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होता है? यस, तो आंसर इज योर यस। तो एक्टिव का मतलब होता है, एंगेज का मतलब होता है पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओके। हाँ, उनके बारे में देखना है, ठीक है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, देखो सारे फिलोसोफर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्या? अच्छा, क्वेश्चन देखना है। देखो जे कृष्णमूर्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ ऐसे। जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, इंडियन, ये उनका फोटो वगैरह दिया हुआ है जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया है सब कुछ दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे उनके डिटेल्स, ठीक है। एनीवे, आपको क्वेश्चन देखना है ना, देखो जिद्दू कृष्णमूर्ति वाला क्वेश्चन, हाँ ये है, जे कृष्णमूर्ति's एजुकेशनल फिलोसफी सेंटर्स ऑन व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनड थिंकिंग एंड फियर, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनड थिंकिंग एंड फियर। ओके, हाँ ठीक है, मुझे आइदर चैट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे भेजो। ऐप पे एक्सेस करने के लिए मैंने एक दिन क्लास लिया था, कोई बात नहीं, आज फिर मैं एक और सेशन ले लूंगा, क्योंकि ऐप पे एक्सेस के लिए मुझे आपका ओटीपी चाहिए होगा, ठीक है। आई विल कॉन्टैक्ट, या फिर इसके बाद मैं एक सेशन लूंगा। तो जो लोग ऐप पे नहीं एडेड हैं, एक्सेस नहीं मिला है, आपको एक वो मीटिंग में रहना है ताकि सबका एक साथ में कर दूं, ठीक है, एक एक करके मैं कर दूंगा। ओके, कोर्स मैं कर दूंगा, इस क्लास के बाद ऐप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं एक लिंक फिर से शेयर करूंगा और ऐप के बारे में जिनका नहीं है बात करेंगे, ओके, ठीक है। हाँ हाँ, होगा होगा होगा, मैं कल करता हूँ उसके बारे में, ठीक है, कल एक क्लास करता हूँ। जितना हम डिस्कस कर रहे हैं वहां से आ जाए बुक्स, फुल फॉर्म वाला पीडीएफ ऐसे कुछ नहीं है, आपको जब क्लास हो रहा है वहां पे नोट डाउन करना है, खुद का नोट्स बन जाएगा वहां पे। नहीं तो आप जितने भी ऐसे गूगल में सर्च कर सकते हो, तो ठीक है, मैं कंसोलिडेट करके लिख लूंगा एक पीडीएफ में, ओके। बाकी आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो इट्स बेटर, इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर लाइक एक नोट्स आपका बन जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आई विल चेक, ओके ओके। सो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास अभी यहाँ पे खत्म हुआ।